भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। दोस्तों, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी इस देश में जाति जनगणना की इस वक्त बहुत वकालत कर रहे हैं। अब उनका उद्देश्य क्या है ये तो वह जानते हैं। जाति जनगणना के बात करते करते वे राष्ट्र में समानता की बात करते हैं कि साहब हमारे देश में जाति जनगणना और आर्थिक जनगणना हम कराएंगे, और जब यह आर्थिक और जातिगत जनगणना हो जाएगी तब हम इस देश के हित के लिए बड़े कदम उठाएंगे। मेरा एक यक्ष प्रश्न ये है कि जाति इस देश में कब से है? वह इस देश की ताकत रही है या इस देश की कमजोरी रही है? इस पे क्या श्री राहुल गांधी जी ने अध्ययन किया है, या उन्होंने इस देश पर अंग्रेजों ने जो 200 वर्ष राज किया उसका अध्ययन करने के बाद वे इस जाति की बात करना शुरू किए हैं? क्योंकि इस देश में अंग्रेज जब राज करने आए तब इस देश की जो व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने समझा, और इस देश की जो एकता थी उसको खंडित करने के लिए अंग्रेजों ने जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अंग्रेजों की कोशिश ये थी कि इस देश को अलग अलग वर्गों में बांटो, कमजोर का साथ दो, शक्तिशाली को पराजित करो, उसके बाद कमजोर को भी एक लात मारो और उस पर अपना काबिज हो जाओ। हमारे देश की जो एकता है वह जाति के कारण ही थी। हम अगर पुराने इतिहास में जाएंगे और जातियों का अध्ययन करेंगे तो ये हमारे देश की कमजोरी नहीं थी, ये खंडित भारत की व्यवस्था नहीं थी, ये अखंड भारत की व्यवस्था थी। जातियां हमारे देश की ताकत थीं, और जातियों का वास्तविक स्वरूप जो था वह कारोबार से संबंधित था। हमारी जितनी भी जातियां हैं वे एक विशेष वर्ग के कारोबार को इंगित करती हैं। जो परंपरागत कारोबार थे, इससे बेरोजगार की समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। जो जिसका पूरा पूर्वज जिस काम को करते चले आ रहे हैं उसकी आने वाली पीढ़ी उसी काम को वापस संभालती थी, और वह सब काम सधे हुए थे, वो परफेक्ट थे उसमें। अंग्रेजों ने क्या किया? इसको विखंडित किया, इसको खंड खंड किया। सबसे पहले एजुकेशन व्यवस्था बदली। एजुकेशन व्यवस्था इस तरीके की लाई कि जो हमारे परंपरागत काम थे, जो परंपरागत रोजगार थे लोगों के, उसको विखंडित किया। आदमी परंपरा से हटके चलने लगा। वो जैसे ही परंपरा से हटके चला, उसने शिक्षा कुछ भी प्राप्त की, बाद में वह एक अलग दिशा में रोजगार प्राप्त करने चल दिया। आज आप ये देखिए, जैसे हम एक बात करें कुम्हार जाति की। कुम्हार जाति का काम था मिट्टी के बर्तनों को बनाना, और वह परफेक्ट थे उस काम में। आज हमारे कुम्हार जाति का बच्चा इंजीनियर बन गया। अब हुआ ये कि वह इंजीनियर तो बन गया, परंपरागत काम अब उसको आता नहीं है, वह उस काम में जा नहीं सकता, और इंजीनियर वो बन तो गया है लेकिन उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा ढंग का, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके पास रोजगार नहीं है। आज वह बेरोजगारी की लाइन में खड़ा हो गया। हमें हमारी जातिगत व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इस जातिगत व्यवस्था को मनुवाद का नाम दिया गया राजनेताओं ने। जातिगत व्यवस्था
मनुवाद से रिलेटेड नहीं है। मनुवाद से रिलेटेड वर्ण व्यवस्था है, जातिगत नहीं है। जातिगत व्यवस्था कारोबार से संबंधित है। आप जिस भी जाति के नाम लोगे उससे उसके कारोबार की हमें परिभाषा मिल जाती है। हम अगर बोलते हैं कि भाई ये नाई है तो हम समझ जाते हैं कि हेयर कटिंग में एक्सपर्ट है। आज उच्च जाति के लोग हेयर कटिंग सैलून खोले हुए हैं, नई नई उसके अंदर डिग्री डिप्लोमा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जाति का भाव तो उसमें ख़त्म ही हो गया। तो परंपरागत जो काम थे उनको विखंडित किया गया। वो जो परंपरागत लोग थे वो दूसरी दिशा में चले गए, और जो दूसरी दिशा के लोग थे वो इन कामों में आ गए जो वो किया नहीं करते थे। कुल मिला के सारी अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई, और इस अस्त व्यस्त व्यवस्था होने से इस देश की मैक्सिमम जनसंख्या बेरोजगारी की लाइन में खड़ी हो गई। उसके पास हायर एजुकेशन है लेकिन उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसके पास रोजगार नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके पास खुद है नहीं। जो परंपरागत काम में उसके पूर्वज एक्सपर्ट थे वो उसने सीखा नहीं। तो आज जो जातिगत व्यवस्था इस देश की ताकत थी, आज उसी जातिगत व्यवस्था को अंग्रेजों के चलते हुए उस अंग्रेजों की प्रणाली को सत्ता हासिल करने के लिए आज के नेताओं ने अडॉप्ट कर लिया। आज ये नेता जो जातिगत बात कर रहे हैं वह इस देश की राजनीति की बात नहीं कर रहे, वो अंग्रेजों का कहीं ना कहीं जो सत्ता पे बने रहने का और सत्ता को कंट्रोल करने का जो फार्मूला था उनको, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जातिगत जनगणना के नाम पर। जातिगत जनगणना आप कितनी ही करा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप कौन से बहुत बड़े निर्णय ले लोगे? क्या कर डालोगे साहब? आरक्षण ही दोगे ना। आरक्षण में आपके पास, अब आप आरक्षण की बात कर लें, इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। हम 140 करोड़ में यह मान लेते हैं कि 100 करोड़ लोग हमारी इस जनजाति व्यवस्था के हैं। तो क्या आपके पास 100 करोड़ रोजगार हैं? आपके पास शासकीय नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की सारी जोड़ लीजिए, कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हो इन नौकरियों के दम पे? आफ्टर ऑल आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो जातियां थीं जिनके जो परंपरागत कारोबार थे, यदि वे उसमें आज जो भी व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है तो उसको किसी बेरोजगारी की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, वह अपनी रोजगार को खुद प्राप्त कर लेता है और वह अच्छा धन अर्जित करता है। इस देश को जातिगत जनगणना और आर्थिक जनगणना की बात करने वाले लोग पहले इस देश की व्यवस्थाओं का अध्ययन करें। आपने अध्ययन कुछ नहीं किया है, आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको केवल इस देश की सत्ता काबिज करनी है, तो आप इस देश की सत्ता पे काबिज होने के लिए कुछ भी कहोगे, कोई भी बात कहोगे, ऐसी बात कहोगे जिससे ये देश खंड खंड हो, ऐसी बात कहोगे जिसमें एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा हो, मनभेद पैदा हो। आप वह बात करिए जिससे इस देश के एक नागरिक का उत्थान हो। राष्ट्रीय नेताओं को 140 करोड़ लोगों की बात करनी चाहिए, ना कि किसी विशेष जाति और वर्ग की। क्या बाकी के लोग इस देश के लोग नहीं है? क्या बाकी के लोग इस देश के नागरिक नहीं है? आज विदेशों में जा रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, अमेरिका में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, वहाँ के देश उनको नागरिकता दे रहे हैं। वो भी ऐसे ही करने लगे। वो क्यों नागरिकता दें भाई हम तुम्हें? तुम इंडिया से हमारे यहाँ क्यों आ गए? आज वहाँ सत्ता में शामिल हो रहे हैं, आज वहाँ की सत्ताएं संभाल रहे हैं भारत के लोग। अगर वे भी ऐसा भेदभाव करने लगेंगे तो हमारे ये लोग उन देशों में राज कर पाएंगे, उन देशों में अपना कारोबार कर पाएंगे? हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, चाहे वे किसी भी दल के हों, राष्ट्रहित की बात करना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वो राष्ट्रहित तभी सध सकता है जब इस देश के अंदर एकता हो, आंतरिक एकता हो। और आंतरिक एकता बना के रखने के लिए आपको एक दूसरे के बीच
मतभेद और मनभेद पैदा करने वाली बातों की जगह वह बातें करनी है जिससे अगर जो मनभेद और मतभेद पैदा हो रखे हैं पिछले कुछ कार्यकाल के दौरान सत्ताधारी गतिविधियों के चलते, वो मनभेद और मतभेद इस देश के नागरिकों के बीच में खत्म हो, उनमें एकता रूपी एकजुटता हो और वह हर नागरिक देश हित में बात सोचे और देश हित की बात करे। यह राष्ट्रीय नेताओं का दायित्व है और उनको इसी दायित्व का पालन करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अगर आज के नेताओं जैसी बात कर रहे होते तो आज़ाद हो चुका था फिर आपका देश। वर्ष 1947 आते आते आज़ादी मिलते मिलते देश का एक एक नागरिक राष्ट्रभक्त था। एक एक नागरिक में एकता थी और इस बात की एकता थी कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। राष्ट्र के नाम पे सब एक थे, तब हम आज़ाद हुए हैं। आप उन लोगों को ऐसा करके उनका अपमान करते हैं। आप उन नेताओं का अपमान है ये, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाया। और आज जो नेता हैं वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और जो नेता सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये देश उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमारी मान्यता यह है कि राष्ट्र के नाम पे इस देश के अंदर आंतरिक एकता होनी चाहिए। इस देश के अंदर हर नागरिक के बीच में जाति या संप्रदाय के नाम पे कोई भेदभाव या मतभेद या मनभेद नहीं होना चाहिए। तभी ये देश इस दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व सशक्तता के साथ स्थापित कर सकेगा, देश आगे बढ़ सकेगा, देश समृद्ध हो सकेगा, देश के लोग समृद्ध हो सकेंगे। देश के लोगों के दिमाग को, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वैसी मानसिकता विकसित कीजिए कि देश के लोग देश को विकसित राष्ट्र तेजी से कैसे बनेगा उस दिशा में चिंतन करें, ना कि इस भेदभाव रूपी विचारधारा की तरफ चिंतन करें। इसलिए मेरा राहुल गांधी जी तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वे इस जातिगत व्यवस्था की बात करने से पहले इस देश की जातिगत व्यवस्था पे गहन अध्ययन करें कि ये इस देश की ताकत थी या इस देश की कमजोरी। यदि जातिगत व्यवस्था इस देश की ताकत रही है तो आपको उस दिशा में बात करनी होगी और उस दिशा में ही काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत।